नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखना। मैथमेटिक्स का ज्ञान हम आपसे वादा करते हैं कि आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीट परीक्षा 2020 की तैयारी पर आधारित है और पिछले चैनल्स में हमने जो रीट परीक्षा के बारे में पढ़ा है, उसी को जो मुख्य बिंदु है, आज हम उन मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे, देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी ज्ञान का अर्जन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला जो मुख्य बिंदु है वो ये मुख्य बिंदु है, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो यदि संख्या का इकाई का जो अंक है वो इकाई का अंक यदि 1, 4, 9, 6, 5 हो तो ही उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा और वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। देखिए, ये जो बात है इसको आप ध्यान से समझिए। कोई भी संख्या आपको दे रखी है, उसका वर्गमूल आपको निकालना है। क्या निकालना? उसका वर्गमूल। ठीक है। तो यदि संख्या का इकाई का अंक यानी सब आप संख्या के पीछे का अंक देखिए, यदि वो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है या 5 है तो ही उसका जो है वो वर्गमूल निकलेगा, वो पूरा निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, यानी पॉइंटों में नहीं निकलेगा। और वो जो संख्या है वो कहलाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 1 से लेकर 20 तक आपने जो वर्ग याद किए थे, आप ध्यान से देखो, प्रत्येक संख्या के वर्ग जब हम करते थे तो लास्ट में यही अंक आते थे। जैसे ध्यान से समझना, 1 के वर्ग में 1 आता था, 2 के वर्ग में 4, 3 के वर्ग में 9, 4 के वर्ग में 16 यानी 6, 5 के वर्ग में 25 यानी 5, 6 के वर्ग में 36 यानी 6, 7 के वर्ग में 49 यानी 9, 8 के वर्ग में 64 यानी 4, 9 के वर्ग में 81 यानी 1 और 10 के वर्ग में 0। तो 0 यहाँ है नहीं क्योंकि 0 का कॉन्सेप्ट अलग है। तो यदि लास्ट में ये अंक हो तो ही उसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, यानी पॉइंटों में वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा निकलेगा। और वो जो संख्या कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल पूरा संख्या में निकलता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो बिंदु है देखते हैं, वो अगला जो बिंदु है वो है अगला जो मुख्य बिंदु है, चलती है देखते हैं उसके बारे में। ये कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना हो और यदि संख्या का इकाई का अंक, पहले वाला जो बिंदु था उसमें इकाई का अंक 1 वगैरह थे और जो वहाँ पे अंक बच गए थे, यानी इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, ये देखिए इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा और वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। यानी जो पहले वाला पॉइंट था, उस पहले वाले पॉइंट का ये क्या है? उल्टा पॉइंट है, रिवर्स है। यहाँ पर जो अंक है वो 2, 3, 7 या 8 है, जबकि पहले वाले में इनके अलावा अंक थे। यानी यदि संख्या के पीछे ये वाले अंक होंगे तो उन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएंगी। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हो तो लास्ट में ये अंक कभी नहीं आते। ठीक है ना? आप 1 से लेकर 10 तक के कोई भी संख्या के वर्ग करके देखो, ये अंक कभी भी नहीं आते। इसलिए यदि किसी संख्या के अंत में ये अंक आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो वर्गमूल निकलेगा वो पॉइंटों में निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। यानी ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये था अगला। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बिंदु की तरफ, अगले मुख्य बिंदु की तरफ। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है, यदि किसी दी गई संख्या के अंत में सम संख्या में 0 है तो पूर्ण वर्ग मूल निकलेगा और यदि विषम संख्या में 0 है तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये देखिए, जिसके लास्ट में 0 आता है ये उसकी बात है। पिछले जो 2 बिंदु पढ़े उसमें लास्ट में 0 नहीं था, अंक थे। यहाँ पे यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो उसका मतलब है कि यदि सम संख्या में 0 आते हैं, यानी 2 0 आते हैं, 4 0 आते हैं, तब तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्गमूल निकलेगा और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी।
और यदि विषम संख्या में जीरो आते हैं, मतलब 1 जीरो आता है, 3 जीरो आते हैं, 5 जीरो आते हैं, तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 10 का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर जब करते हो तो कितना आता है? 100 आता है, और 100 में 2 है। इसी तरह से अगर आप किसी और जीरो की संख्या 20 है, 20 का स्क्वायर करिए तो 400 आता है, लास्ट में 2 जीरो है। हर संख्या के वर्ग में लास्ट में 2 जीरो आते हैं, यानी सम संख्या में जीरो आते हैं, तो इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अदरवाइज जिसके लास्ट में दो संख्या में या सम संख्या में जीरो नहीं है, वो विषम संख्या में जीरो है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अब नेक्स्ट बात की तरफ। अगली जो हमारा तथ्य है, देखते हैं उसकी तरफ। यदि किसी दी गई संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी, यानी संख्या की आधी होगी। इसका क्या मतलब है? आपको कोई संख्या दे रखी है जिसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो संख्या में जितने अंक हैं उस अंकों की संख्या को यदि अपन n मान लें तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? n/2, यानी कि उसकी आधी होगी। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे 25 है, 25 में 2 अंक है, 2 और 5, तो 2 का आप आधा करो, n/2 यानी 2 का आधा करोगे 1, यानी उसका जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो जितने भी संख्या के जो अंक हैं वो संख्या में है तो उसके वर्गमूल में हमेशा उससे आधे अंक ही रह जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो तथ्य है इम्पोर्टेंट, उसकी तरफ। यदि किसी दी गई संख्या में अंकों की संख्या विषम है, ये जो पिछली बात थी उसी का है। यदि अंकों की संख्या विषम है, विषम को भी हमने n मान लिया, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी। यानी यदि संख्या सम थी तो सीधे n/2, लेकिन विषम है तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो आपको n+1/2 करनी है, यानी उस संख्या में 1 जोड़कर उसकी आधी होगी। यानी यदि किसी संख्या में, दी गई संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो उसके अंदर आप 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग लगा दो, तो वही संख्या उसके वर्गमूल में आएगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 3 अंकों की, 225। कितनी है? 225। तो 225 में कितने अंक है? 3। 3 को 2 में भाग नहीं विषम संख्या है 3, तो आप 3 में 1 जोड़ो 4, और 4 में 2 का भाग लगा दो 2, यानी उसका जो वर्गमूल आएगा 225 का वर्गमूल जो होगा 15, उसमें 2 अंक होंगे। तो इस तरह से आप उसके वर्गमूल में संख्या निकाल सकते हो। उसके बाद देखते हैं हमारी अगली जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी तरफ। इसमें है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। या अभाज्य संख्या क्या थी, हमने पढ़ा था पहले लेसन में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस भी आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या वो थी जिसमें उस संख्या और 1 के अलावा किसी का भी भाग ना जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 में 2 का और 1 का 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, क्योंकि सब इनके बीच में कोई संख्या है ही नहीं, 1 और 2 के बीच में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। अब 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता। देखिए, सबसे पहले संख्या आती है 1, जबकि 1 में तो जो अभाज्य संख्या का नियम है कि उसी संख्या और 1 दोनों से भाज्य होनी चाहिए, जबकि 1 में उसी संख्या और 1 दोनों तो होंगी नहीं, तो इसकी कोई भी गुणनखंड नहीं होते, इसके लिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि 1 के बारे में, कि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। संख्या 1 है वो प्राकृत है, पूर्णांक है और विषम संख्या है। देखिए यहाँ पे 1 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग भी जाता है, जबकि यहाँ पर 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है। और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपने पिछला पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 1 को ना तो भाज्य मानते और ना ही अभाज्य मानते। तो 1 है क्या? 1 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 1/1 लिख सकते हो। पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा 0 से शुरू होते हैं, उसमें 1 भी आता है। और प्राकृत संख्या भी है, 1 प्राकृत संख्या में भी आता है। और विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब 2 का जब आप भाग लगाओगे तो 1 शेषफल बचेगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 1 ये है, यानी 1 जो है आप उसे इस तरह से मान सकते हो। कई जगह ये भी कहा जाता है कि 1 गणित का भगवान है। कई बार जैसे बट्टे में कुछ ना हो, गुणा में कुछ ना हो, तो वहाँ पे आप 1 मान सकते हो। किसी की घात में कुछ ना हो तो वहाँ पे भी आप 1 मान सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट तथ्य की तरफ। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य व सम दोनों है, क्योंकि बाकी सम संख्या 2 से भाज्य होने के कारण अभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 के बारे में एक विशेष बात बताई गई है कि 2 जो संख्या है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है।
अभाज्य इसलिए है क्योंकि उसमें 2 का भाग भी जाता है और 1 का भी जाता है, उसके अलावा कोई संख्या का भाग जाता नहीं है, और सम भी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी 2 से भाज्य होने के कारण अभाज्य नहीं होती। केवल एक ही संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें 2 का भाज्य जाता है, क्योंकि वो सम संख्याएं हैं। ठीक है, चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट बात की तरफ, अगला जो तथ्य है उसकी तरफ। अगला जो हमारा तथ्य है वो है सबसे छोटी, यानी 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 3 के बारे में विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है? कि 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 3 अभाज्य संख्या है, 3 में 3 और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, बीच में 2 आती है, 2 का ही नहीं जाता। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, इससे छोटी कोई विषम अभाज्य संख्या नहीं है, और इससे बड़ी तो है, इसलिए 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए, ये सारी बातें समझने के लिए आपके सामने विषम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, अभाज्य क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जब आपको पता होंगी तो ये तथ्य आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे, और पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं तथ्यों पर आधारित होते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से उनको कर सकते हो। अगला जो लास्ट तथ्य है 10वां, वो है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जो सम भी है। यानी 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है और वो सम भी है। जो हमने 2 पढ़ी थी वो अभाज्य संख्या थी और वो सम भी थी, और 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में 4 का भी भाग जाता है, 1 का तो जाता ही है और 2 का भी बीच में भाग जाता है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और जो सम भी है, और 4 सम भी है। तो 4 सबसे छोटी संख्या है जो भाज्य भी है और सम भी है। इसके अलावा जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं वो भाज्य होंगी तो सम नहीं होंगी, और सम होंगी तो मतलब होंगी, लेकिन 4 उनमें से सबसे छोटी है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज हमने देखे, और ये सभी बिंदु को आप एक बार दोबारा देखिए, इनको याद कीजिए ताकि आपके ये बिल्कुल ध्यान में आए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह से मैथमेटिक्स की नॉलेज, हम अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी जानकार दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी आप दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।